जय हिंद एवरीवन। हम लोग इसके पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे थे और उसमें हमने लगभग सारी चीज़ों को देख लिया है। आज हम थोड़ी चीज़ें बची रह गई हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, मैं सोच रहा था उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। उसमें आपको पढ़ना क्या है कि ये जो आपने यूज़ किया बी, डू और हैव, इनको जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आपने देखा तो इसके प्रेजेंट फॉर्म को आपने देखा था इज एम आर और वॉज वर, ये पास्ट फॉर्म देखा था आपने। फिर इसको आपने देखा था डज और डू या डज, और फिर आपने देखा था इसका पास्ट फॉर्म डेड। इसके प्रेजेंट फॉर्म को आपने देखा था हैज़ या हैव, और इसके पास्ट फॉर्म को आपने देखा था हैड। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं इनमें ख़ास तौर से इसके बारे में और इस वर्ड के बारे में देख लें और इनको देख लेते हैं कि इनको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा वर्ब है इज एम आर, जिसको आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था, और ये वॉज वर जिनको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा था, तो इनको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। तो जो लोग नहीं जानते वो भी ये देख लें कि पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, अगर एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट ऐसे होता है, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर उसके बाद से वर्ब लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वरना सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं। ठीक, और इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी सही है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। ये फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट जो होता है इस एक्शन का डूअर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट जो होता है वो हमेशा इसमें बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये ऐड होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट के साथ ये ऐड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट हम लिखते हैं और बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये फॉर्मेट कहलाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब बी वर्ब के साथ कुछ भी आ सकता है, इसमें बी वर्ब के साथ इज एम आर भी आ सकता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वॉज या वर आ सकता है। तो ये ऐड करना ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो वो पैसिव वॉइस है, और इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो एक्टिव वॉइस है। इसके पहले भी हालांकि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसमें जो सब्जेक्ट ये होगा, ये इस एक्शन का डूअर नहीं होगा। इसमें ये जो वर्ब है, वर्ब यानी कि ये जो काम हुआ है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर होगा, इसका करने वाला कोई और होगा। पैसिव वॉइस में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो इसका जो डूअर होगा ये इसका सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैंने लिखा रोहन राइट्स अ पोएम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है और ये हमने सब्जेक्ट लिखा है। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है जिसमें रोहन ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें टेंस को हम नहीं बदलते। टेंस जो एक्टिव वॉइस का है वही पैसिव वॉइस का भी होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जो सेंस है वही पैसिव वॉइस में भी सेंस होना चाहिए। सेंस में अगर कहीं गड़बड़ी हुई या आपने टेंस को चेंज कर दिया तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें या पैसिव वॉइस में अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ पोएम, ये वर्ब चेंज होगा, इज रिटन। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का फॉर्मेट ये होता है और एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट ये होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लिखेंगे इसको। तो प्रेजेंट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं इज एम आर, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। अब पोएम इज रिटन, अब इसके साथ बाई आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई रोहन, चूंकि यहाँ पे
आपने रोहन लिखा है तो रोहन कर दीजिए। अब देखिए इसका जो सेंस एक्टिव वॉइस में वही सेंस पैसिव वॉइस में भी है, लेकिन इसमें हमने बताया कि इसमें इसका डूअर हमने सब्जेक्ट का डूअर यहाँ पे बता दिया कि रोहन लिखता है, क्या लिखता है, पोएम लिखता है। इसमें भी पोएम रोहन के द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन अब जो ये सब्जेक्ट है ये इसका डूअर नहीं है, इसका डूअर ये है। लिखने का तरीका चेंज किया लेकिन सेंस अभी भी वही है जो एक्टिव वॉइस का था, पैसिव वॉइस में भी वही है। एक्टिव वॉइस में जो आपका टेंस था अभी भी टेंस वही है। इसी को थोड़ा सा हम बदल दें, अगर हम राइट्स को रोट कर दें, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, रोहन रोट अ पोएम, पास्ट टेंस में हो गया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हमने यूज़ किया। सेम फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमने यूज़ किया। इसको जब हम पैसिव वॉइस में जब यूज़ करेंगे तो ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, और पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लिख देंगे, अ पोएम वॉज रिटन बाय रोहन। तो आपने यहाँ पे देखा कि जिस तरीके का टेंस है वैसा ही टेंस पैसिव वॉइस में भी है, जो सेंस यहाँ पे है वही सेंस यहाँ पर भी है। तो मैं ये दिखाना चाहता था यहाँ पे कि जो आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो इज एम आर और वॉज वर्ब का जो यूज़ आपने पढ़ा था, ठीक है, उसको आपने देखा था किस तरीके से मेन वर्ब के रूप में और कैसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको चाहे तो आप पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में कैसे आपने यूज़ किया, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो चीज़ आपने देख लिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको आपने पैसिव वॉइस में बदला तो आपने इज एम आर का यूज़ किया। वही चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को आपने पैसिव वॉइस में जब चेंज किया तो वॉज और वर का यूज़ किया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हैज़ और हैव को। ठीक है, हैज़ और हैव को और हैड को। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है हैज़ और हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। एक थोड़ा शॉर्ट में ये चीज़ों को मैं बता दूं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने ऐसे यस जोड़ के इसको सिंगुलर बना दिया है, तो यही पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस मैंने लिखा जिसमें सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्मेट हमने लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा है या हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लिखा है, तो ये फॉर्मेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होगा। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके साथ हम बी वर्ब को लिखेंगे यानी कि इज एम आर को लिखेंगे, और फिर इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। तो यही बेसिक चेंज होता है, यानी कि ये वर्ब जो होता है इसी वर्ब को हम इस वर्ब में चेंज कर देते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर वही चीज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुआ, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बट ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हालांकि ये ज़रूरी चीज़ है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। या आप जानते हैं कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो होता है एक्टिव वॉइस का होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे, कैसे आपने पहचाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पहचाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब से ही आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वर्ब नहीं पहचानेंगे तो फिर पैसिव वॉइस चेंज करने में दिक्कत आएगी। इसमें आपने कैसे पहचाना, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो आपने इसको पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको पास्ट में ही जाना है। तो पास्ट में जाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ आप वॉज वर का यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये फॉर्मेट पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब टेंस को आइडेंटिफाई करिए, वैसे यूज़ करिए। तो मैंने आपको बता दिया इज एम आर और वॉज वर कैसे आपने यूज़ किया, किस तरीके से आपने चेंज किया था। बस छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ जिससे आपको समझ आ जाए और मीनिंग निकालना आपके लिए आसान हो जाए। फिर देखिए हैज़ और हैव को देख लीजिए। हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। यही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा।
अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबके साथ आना ही आना है, वो तो आप जानते ही हैं। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है, तो हैज़ और हैव तो रहेगा ही रहेगा, इसको हटाएंगे नहीं आप। हैज़ हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ के साथ बीन आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये चेंज होता है, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया आपका, और हैज़ हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब मीनिंग आप जैसे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे चेंज करके आपको बता देता हूँ कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने हम लिखा आई हैव रिटन अ बुक, ठीक है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, प्रेजेंट परफेक्ट आपने पहचान लिया, एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसी को तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हैव रिटन चेंज हो जाएगा किस में? हैव बीन रिटन में चेंज हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ये जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अब बुक, ठीक है। और ये जो आई है ये बाई के साथ यानी प्रेपोजिशन के साथ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, बाई मी, चेंज हो गया आपका पैसिव वॉइस। हैव रिटन चेंज हो गया हैव बीन रिटन में। अगर वहीं पे ही होता, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता ही हैज़ रिटन अ बुक, तो इसको कैसे करते? हैज़ रिटन चेंज कर, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि हैज़ रिटन हैज़ बीन रिटन में ही चेंज होगा, डिपेंड करेगा कि आने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, हैज़ बीन रिटन में चेंज कर सकते हैं। वर्ब आपका बदल गया, अब आपको करना क्या है? सिंपली बुक को यहाँ लाइए, ही को यहाँ ले जाइए, अब बुक यहाँ पे हो जाएगा। तो अब बुक सिंगुलर है तो हैज़ ही रहेगा, हैव में चेंज होगा नहीं। और बाई के साथ ही जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ही के ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं हिम हो जाएगा। तो ये हैज़ बीन रिटन आपका हो गया पैसिव वॉइस में। तो आपने बी वर्ब्स को जैसे इज एम आर वॉज वर को आपने देखा पैसिव वॉइस में हमने कैसे यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद से हैज़ हैव को देख लिया हमने पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ आप देख लें, थोड़ा सा हम इसमें बदलाव करें हैड को, तो हैड जो हमने यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैड तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जानते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है बी का फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो बी के साथ यहाँ पे बी का फॉर्म कौन सा आएगा? हैड बी तो आएगा नहीं, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा बीन, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ये, तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को जो हमने लिखा था कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, आई हैड रिटन अ बुक, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड रिटन हैड बीन रिटन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन रिटन। ठीक, और अब बुक यहाँ पे आ जाएगा तो बुक सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही यूज़ होगा। फिर बाई के साथ यहाँ पे क्या कर दीजिए? बी कर दीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग निकालने की जहाँ तक बात आती है, तो यहाँ पे अगर आपने कहा कि मैंने इस किताब को खुद लिखा था, लेकिन यहाँ पे किताब तो कोई चीज़ लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे कहेंगे किताब को लिखा गया था। अब बुक हैड बीन रिटन बाय मी, दोनों बात एक ही हो गई। मैंने किताब को लिखा था या एक किताब को मेरे द्वारा लिखा गया था, दोनों बात तो एक ही हुई, लेकिन लिखने का तरीका आपने चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का वर्ब है तो ये सब्जेक्ट इसका डूअर होता है, लेकिन अगर आपने पैसिव वॉइस में वर्ब को लिखा है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसका डूअर नहीं होता है, ये काम इस पर किया गया होता है। एक किताब लिखा गया था, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो अब इस चीज़ों पे ज़्यादा अब मुझे लग रहा है आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मीनिंग क्या निकालें, आपको सिंपल चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपने कर लिया एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ लिया कि हैज़ हैव को हमने कैसे यूज़ किया था, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस में। तीनों वीडियो को जब एक साथ देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
फिर हैड को हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में लिया था, ठीक है, और उसको पैसिव वॉइस में भी हमने यूज़ करके देख लिया। फिर इज एम आर को आ जाइए, हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में देखा था और फिर उसके बाद से पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर लिया प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के। फिर आप आ जाइए वॉज वर को आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में, फिर हमने पैसिव वॉइस में भी उसको यूज़ कर लिया। तो कैसे हमने यूज़ कर लिया, एक एक करके हमने एक एक एग्जाम्पल देकर सारी चीज़ों को समझा दिया। अब इसके बाद से एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, इसी चीज़ को देखिए, हम सारी चीज़ें एक साथ आप मिला के जब पढ़ेंगे, तीनों वीडियोस को एक साथ जब देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये जो वीडियो बन रही है, तीनों वीडियो को जब एक साथ देखेंगे तो हर एक वर्ड के, यानी कि जो वर्ड हमने इज एम आर बताया था उसके सारे यूसेस आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब आप कितने सक्षम हैं उसको नोट्स बना के अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, वो चीज़ आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप उसको नोट्स बना के एक जगह एकत्रित कर लेते हैं।